नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बेहद परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार इन्हीं के कंधों पर है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ होते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है अन्नदाता के आज के कार्यक्रम में। अधिक उत्पादन के लिए मक्का की फसल में जरूरी कार्य। तरबूज और खरबूज की फसल में कीटों के नियंत्रण पर सलाह। अपने राज्य के जिन किसान भाइयों ने मक्का की खेती की है, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है। लेकिन इस फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है, जैसे कि खरपतवार नियंत्रण, उर्वरक और जल प्रबंधन और कीट रोग नियंत्रण इत्यादि। तो आप मक्का की फसल में इन्हीं सब कार्यों को कब और किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान संस्थान जबलपुर के डॉक्टर अभिषेक सिंह। आज हम मक्के की फसल के बारे में बात कर रहे हैं। मक्का का जो फसल है वो इस समय पे 1 महीने की फसल, लगभग 1 से 1.5 महीने की हो चुकी है। मक्के के फसल में खरपतवार प्रबंधन पे बात करूंगा। हम जैसा कि जानते हैं, खरपतवार फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करते हैं, चाहे वो प्रकाश हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो वायु हो, चाहे वो जगह हो, हर जगह में उनमें प्रतिस्पर्धा होती है। जो लोग रासायनिक वित्तीय खरपतवार प्रबंधन ना कर पाए हैं, उस कंडीशन पे हमको निराई गुड़ाई का करना चाहिए। अगर हमारे पास लेबर है तो नहीं है तो हमको डोरा चलवाना चाहिए, बीच में हल चलवा दें। पशुओं का सामने मुंह बांध के बीच बीच में हल चलवाने से भी खरपतवार से मुक्ति पाई जा सकती है। इससे क्या होगा, फसल का जब बीच में जैसे हल चलाया जाता है तो उससे मिट्टियाँ मेड़ बन जाती है दोनों तरफ से। इससे होता है कि बारिश होने के कारण फसल गिरने की संभावना होती है। अगर मेड़ में अच्छी तरीके से हम उसको मिट्टी को चढ़ा देते हैं तो उसमें जो है कि फसल गिरने की संभावना कम होती है और फिर वहाँ पे जल निकास भी प्रॉपर तरीके से हो जाता है। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट विषय है, इसलिए इसको करना अति आवश्यक है। अगर पानी नहीं है तो हमको उनको हफ्ते में 1 बार सिंचाई करते रहना है। किसान भाइयों, इसी तरीके से हम उसका फसल का उत्पादन अच्छी तरीके से ले पाएंगे। अब बात करते हैं पोषक तत्व प्रबंधन की। तो अगर हमारे किसान भाई पोषक तत्वों का प्रयोग सही समय पर संतुलित मात्रा में करते हैं तो उनकी फसल की बढ़वार अच्छी होती है। तो किसान भाई अपनी मक्के की फसल में कब और कितनी मात्रा में करें उर्वरकों का प्रयोग, आइए जानते हैं। पोषक तत्व प्रबंधन में क्या है किसान भाइयों कि हमने बेसल डोज दे दिया नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। अब हमको जो बचे हुए डोज हैं नाइट्रोजन के, तो उसको हमको देना है। तो हमको बीच बीच में, जैसे जिनको 1 से 1.5 महीने के बीच में जिनकी फसल हो चुकी है उनको 1 मात्रा भी देनी है और 1 डोज जो है 60 से 70 दिन में देना है। जब उसमें टसल और सिल्क जब आ जाएं तो उस कंडीशन पे हमको, जब बालियाँ बनने लगती हैं तो उस समय हमको जो है उसमें हमको देना चाहिए और ये बहुत ही आवश्यक है। मक्के की फसल में कई तरह के हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है। मक्के की फसल को काफी नुकसान पहुंचता है इससे। किसान भाई अगर समय से इन कीटों को पहचान कर नियंत्रण कर लेते हैं तो इस कीट से होने वाले नुकसान से वो बच सकते हैं। एक बहुत ही जरूरी सूचना आपको बता दूं, इस समय हम देखे होंगे कि हमारे फसल में आर्मी फॉल वार्म, ये बहुत भीषण समस्या है। ऑल इंडिया में, पूरे भारत देश में इसकी समस्याएं बनी हुई हैं। ये क्या करता है,
ये जो बीज की जो कोमल पत्तियां होती हैं उस पे अटैक करता है, उसको खा जाता है, पूरे नीचे तने तक खा जाता है वो पूरा। समझ में ही नहीं आता कि लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। जब पौधा पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है तब हम उसको खोल के इसे निकालते हैं तो पूरा वो बाहर आ जाता है और पता लगता है कि इसमें कीड़ा लगा हुआ है। तब देखते हैं उसमें ये आर्मी फॉल वार्म लगा होता है। अगर हम इसको देख लेते हैं कि पता चल जाता है कि आर्मी वार्म लगा है, तो हमको क्या करना है, इमामेक्टिन बेंजोएट 1 ग्राम दवा को पर लीटर पानी में डाल के इसका छिड़काव करें, तो जिससे ये निश्चित रूप से इसकी जो है आपको इसका रिजल्ट जो है बहुत बढ़िया आएगा। अब हम बात करेंगे चूसक जो कीट होते हैं उनके नियंत्रण की बात करते हैं। किसान भाइयों देखे होंगे, इसमें जब हमारी फलियां निकल आती हैं, जैसे वो जिसको बाल बोलते हैं मक्के की बालियां, तो उसमें क्या है कि चूसने वाले जैसे माहू हो गया, जैसिड हो गया, एफिड हो गया, उसमें इस तरह के जो है वो कीट लगते हैं। उसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा को 1 ml पर लीटर पानी में डालें और इसका छिड़काव करें। निश्चित रूप से इसमें आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। इन छोटी छोटी बातों को आप अगर ध्यान में रखते हो जो बताई गई हैं, उससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा और फसल का अच्छा उत्पादन होगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई बहुत सारी उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। हमारे जिन किसान भाइयों ने तरबूज और खरबूज की फसल लगाई है, उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था पर है और इस समय फसल में कई तरह के हानिकारक कीटों का प्रकोप दिखाई दे रहा है, जिसके कारण उत्पादन में भारी कमी आ सकती है। तो आप इन कीटों की पहचान कर समय रहते नियंत्रण किस तरह से करें, इसकी समस्त जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश कुमार से। किसान भाई नमस्कार। अभी हम लोग देख रहे हैं कि तरबूज खरबूज की खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है और सबसे ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि जब तरबूज में उसके 4 से 5 पत्ते जब आते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि लाल भिरिंग सबसे ज़्यादा आक्रमण करता है। लाल भिरिंग जो कीट है ये क्या करता है कि उसकी नरम मुलायम जो है वो पत्तियां हैं उसको खा जाता है। इसके जो मैगोट हैं वो मैगोट जो है इसके जड़ को काफ़ी क्षति पहुंचाते हैं। कद्दू का लाल बीटल कीट तेज चमकीला नारंगी रंग का और आकार में लगभग 7 मिलीमीटर लंबा व 4.5 मिलीमीटर चौड़ा होता है। इस कीट के वयस्क व ग्रब्स दोनों ही फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। वयस्क कीट बीज पत्र, कोमल पत्तियों, फूल और फलों को खाकर नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि कीट के लार्वा भूमि की सतह पर लगे फलों को भी ये ग्रब्स नुकसान पहुंचाते हैं। बीज अंकुरण के पश्चात बीज पत्रक से लेकर 4-5 पत्तियों की अवस्था तक इस कीट का प्रकोप ज्यादा रहता है। इस कीट का आक्रमण फसलों पर माह मार्च से अक्टूबर माह तक होता है। तो ये दोनों शुरुआती अवस्था में काफ़ी जो है कीट तरबूज के पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके लिए हम लोग देखते हैं कि सुबह में जो राख है उस राख का जो है हम लोग इसमें मिट्टी तेल के साथ, अगर मान लीजिए 1 किलो राख है तो 100 ml उसमें मिट्टी तेल मिला करके अगर बुरकाव कर देते हैं तो उससे आप जो है ये लाल भिरिंग जो है रेड पंपकिन बीटल जो इंसेक्ट को बोलते हैं उसका नियंत्रण कर सकते हैं। सुबह के समय कीटों की सक्रियता कम रहती है, इसलिए पौधों पर लगे कीटों को हाथ से पकड़कर इकट्ठा कर नष्ट करें। पौधों की जड़ों के पास के लार्वा को नष्ट करने हेतु निराई गुड़ाई कर मिट्टी तेल मिली लकड़ी की राख का बुरकाव करें। मैलाथियान या इमिडाक्लोप्रिड कीटनाशक 2 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर सुबह के समय ग्रसित पौधों पर 3 दिनों के अंतराल पर 3 छिड़काव करें।
इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है थ्रिप्स कीट है। थ्रिप्स कीट अभी बहुत ज़्यादा आक्रमण होता है। थ्रिप्स कीट का रंग हल्का पीला होता है। मादा कीट 50 से 60 अंडे देती है। इनकी वजह से पौधे की दैहिक क्रिया जैसे प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन, भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण में बाधा पहुंचती है। इसके कारण पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं और पत्तियां पीली पड़कर सूखने भी लगती हैं। तो इसके लिए ब्लू स्टिकी ट्रैप अगर लगा देते हैं तो उससे इसका नियंत्रण हो जाता है कि हम लोग जगह जगह ब्लू स्टिकी ट्रैप लगा देंगे तो उससे थ्रिप्स कीट आकर्षित होकर के उसके साथ चिपक करके और वहाँ पर जो है उसका नियंत्रण होता है। अगर ये ब्लू ट्रैप उनके पास नहीं है तो इसके लिए बाज़ार में जो है वो आपका फिप्रोनिल जो आता है 80% में, उस दवा का जो है हम लोग व्यवहार कर सकते हैं। 5 लीटर पानी में 1 ग्राम अगर उसका छिड़काव कर दें तो वो थ्रिप्स कीट से अपनी फसल को सुरक्षा दे सकते हैं। कीट लक्षण देखते ही ग्रसित पौधे को उखाड़कर फेंक दे। खेत को खरपतवार से मुक्त रखें। इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 2-3 छिड़काव 12 से 15 दिनों के अंतराल पर करें। इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा नुकसान हम लोग देखते हैं वो है फल मक्खी का। फल मक्खी जो है उसमें वो शुरुआती अवस्था में जब उसका फल का साइज आपका जो है 100 ग्राम 150 ग्राम का रहता है, उसी समय पोजीटर के द्वारा उसमें एक छोटी सी छेद बना करके और वहाँ पर अड्डा दे देती है, जो कि मैगोट के रूप में वहाँ पर काफ़ी संख्या में वो वृद्धि करके और अंदर अंदर जो है फलों को खा करके उसको काफ़ी क्षति पहुँचा देती है। फल मक्खी वयस्क मक्खी का शरीर लाल भूरे रंग का, पंख पारदर्शक एवं चमकदार, जिन पर पीले भूरे सुनहरे रंग की धारियां होती हैं। वयस्क मक्खी 4 से 5 मिलीमीटर लंबी होती है। मादा मक्खी फल की त्वचा को छेद कर उसमें अंडे देती है। इससे फल की त्वचा पर छोटे छोटे बदरंग धब्बे पड़ जाते हैं। फलस्वरूप उत्पन्न लार्वा गूदे के अंदर क्षति पहुंचाकर सड़न पैदा कर देता है। वैसी परिस्थिति में अगर किसान भाई के ज़्यादा अगर ये समस्या है तो वो इथाइल अल्कोहल जो है 60 ml, मिथाइल यूजोनोल जो है वो आपका 40 ml और मैलाथियन या DDBP है तो 20 ml, ये एक ट्रैप के लिए उनको जो है 2 से 2.5 इंच का लकड़ी का गुटका रखना है और उस गुटके में जो है उसको ओवरनाइट यानी 24 घंटे तक सोख करा देते हैं और उस गुटके से लगभग जो है 1 महीना तक आप बॉटल बनाए काट करके उसमें एक 3-4 होल कर देते हैं और होल में वो बीच में उस कीप को लगा देते हैं तो वहाँ मक्खी जो है वो क्या करती है, जो मादा का गंध रहता है तो नर आकर्षित होती है और आकर के उसमें बैठने के बाद जो है वो चूँकि कीटनाशक लगा हुआ है वहाँ पर चाटने से उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो नर मादा आपस में मिलते नहीं हैं तो अंडे देते नहीं हैं। तो इस तरह से हम लोग फल मक्खी का बहुत आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। अगर किसान भाई अगर इस समय जो है जैविक का काफ़ी प्रचलन है तो वैसी परिस्थिति में अगर हम लोग देखें तो जैविक अगर बात करें तो उसके लिए जो है हम लोग देखते हैं कि आपके पास घर में गुड़ है तो 30 ग्राम गुड़ ले लें और 30 ml जो है विनीगर या सिरका जो है उसमें हम लोग उसका मिला देते हैं और लगभग 150 से 200 ml जो है पानी उसके अंदर डाल दें और उसको ट्रैप में या कीप में जो है बोतल है पुराना उसको डाल देते हैं तो उससे आप जो है फल मक्खी को ट्रैप कर सकते हैं। इसके साथ अगर कोई रस चूसने वाले कीटों की जो संख्या है, कभी कभी वायरस का जो है प्रकोप रहता है तो उसके लिए जो नीम से निर्मित जो दवा है, अचूक है, बेनगार्ड है, तो ये सब जो दवा है उसका हम लोग जो है 3 से 5 ml पर लीटर पानी में घोल बना के उसका छिड़काव कर सकते हैं। तो ये जो तीनों इंसेक्ट है अगर आप इसका अगर ठीक ढंग से प्रबंधन कर ले तो आपकी जो है फल की गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी और इसका उत्पादन अच्छा होगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। पशुपालक भाइयों, जैसे कि शंकर नेपियर की बात करते हैं तो ये एक बहुवर्षीय चारा है। बहुवर्षीय का मतलब होता है कि एक बार इसको अगर रोपण कर दें आप तो उचित प्रबंधन के बाद 4 से 5 साल तक जो है इससे हरा चारा प्राप्त होता है। शंकर नेपियर जो है रसीला होता है, पाचकता से भरपूर होता है, पौष्टिकता से भरपूर होता है और ये जो है पशुओं को जो है बहुत इसमें रुचिकर होता है। और इसका महत्व इसलिए है कि इसके चारे में जो है मतलब कि ताज़े स्तर पर जो है 2.5 से 3% तक जो है प्रोटीन इसमें पाया जाता है और शुष्क भार पर जो है 8 से 10% इसमें प्रोटीन पाई जाती है और रेशा की मात्रा जो है 28 से लेकर 32% तक पाई जाती है। आप जो है उचित प्रबंधन करें तो इसमें अच्छा चारा जो है प्राप्त किया जा सकता है।
और ये खासकर जैसे कि हमारे बिंद क्षेत्र है, जैसे कि पठारी इलाका है जहाँ पानी की सुविधा नहीं है, वैसे जहाँ पर हमारे किसान भाई देखते होंगे कि जहाँ सिंचाई के साधन कम है, वैसे इलाके में भी जो है इसको आसानी से पैदा किया जा सकता है। इसको जो है 15 से लेकर 30 डिग्री का तापक्रम जहाँ भी होता है उस पर आसानी से इसको पैदा किया जा सकता है। अधिक उपज लेने के लिए चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, अच्छे जल निकास वाली मिट्टी चाहिए और जिसमें कि इसका अच्छा उत्पादन मिलता है। और भूमि की तैयारी के लिए जो है 2-3 हैरों से, कल्टीवेटर से जुताई करके खेत को समतल करके जो है इसकी भूमि की तैयारी करनी चाहिए। भूमि की तैयारी के समय 60 किलोग्राम जो है नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फेट और 40 किलोग्राम पोटास, इसको जो है भूमि में जो है 25 से 30 दिन पहले जो है इसको ज़मीन में रोपाई से पहले मिला लेना चाहिए। और साथ ही गोबर की खाद अगर 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से अगर इसमें मिला देते हैं तो इससे जो है मतलब कि चारे में जो है गुणवत्ता में वृद्धि हो जाती है। और इसमें खासकर जो प्रचलित प्रजातियां अपने उत्तर प्रदेश के लिए है, इसमें भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान ने अच्छी प्रजातियां विकसित की हैं, जिसमें कि शंकर नेपियर 3, शंकर नेपियर 6, शंकर नेपियर 7 और शंकर नेपियर 10 प्रचलित हैं। NB 21 भी बहुत अच्छी है इसमें। और इस तरह की जो प्रजातियां हैं अपने क्षेत्र के लिए काफ़ी उपयुक्त पाई जाती हैं। उसके बाद इसमें बीज नहीं होता है, बीज मुश्किल से बनता है, इसलिए जो है इसमें जैसे गन्ने की आप रोपाई करते हैं तो 2-3 कलियां लेके आप रोपाई करते हैं, इसी प्रकार इसमें भी 2-3 कलियों वाले तने को लेकर जो है ज़मीन के अंदर जो है इसकी रोपाई की जाती है। कहीं कहीं पर जैसे आप तने को चाहें तो रोपाई करके जो है इसका जड़ तैयार कर सकते हैं। तो जैसे रोपाई को और घना रूप में अगर वो कर देते हैं तो इसमें जड़ तैयार हो जाती है, उन जड़ों को भी जो है आप खेत में रोपाई कर सकते हैं। नहीं तो 3 कल्ले वाले तने को जो है 2 कल्ला ज़मीन के अंदर और 1 कल्ला जो है ऊपर छोड़ के रोपाई करते हैं। ज़्यादातर जो है 3500 से 4000 कल्लों की जो है 1 हेक्टेयर में आवश्यकता होती है। और 1 हेक्टेयर में इतने कल्लों से जो है आप इसका जो है रोपाई कर सकते हैं। और लाइन से लाइन की दूरी 75 सेंटीमीटर और इसमें जो है एक शंकर नेपियर जो है पौधे की दूरी जो है 50 सेंटीमीटर रखते हैं। और इसको मेढ़ बना के जो है रोपा जाता है, जिससे कि इसमें अधिक से अधिक कल्ले निकले, क्योंकि जो शंकर नेपियर है अधिक से अधिक इसमें काफ़ी कल्ले निकलते हैं। तो ज़मीन के अंदर इसलिए इसको गाड़ा जाता है कि काफ़ी कल्ले निकलते हैं, तो जिससे जो है इसका उपज जो है बहुत बढ़िया होता है। और इस प्रकार चाहें तो ये बहुवर्षीय चारा जैसा कि मैंने बताया है, वर्ष भर चारा इससे प्राप्त होता रहता है। तो आप इसको अगर 1 मीटर की लाइन से लाइन की दूरी रखते हैं तो बीच में जैसे कि मौसम है, जैसे जायद में लोबिया ओबिया भी बीच में बो सकते हैं, जाड़े में बरसीम है और लुसर्न बो सकते हैं, जई बो सकते हैं, इसके साथ जो है बुआई करें तो इससे अच्छा उपज प्राप्त हो सकता है। और इसको जो है रोपाई के बाद इसका प्रबंधन की बात आती है। तो प्रबंधन में ये है कि इसको जो है निराई तो घास निकालने के लिए हमेशा करते रहें, पर एक बार जो है इसको साल में पंक्तियों की जो बीच की जो है ज़मीन को फावड़े से जो है खोदना चाहिए। और इसका जो है चारा जो है पहली कटिंग जो है 50 से 55 दिन में प्राप्त होता है और दूसरा जो है चारा जो है इसमें हर 30वें दिन जो है आप जो है कटिंग करते हैं तो इसमें अच्छा चारा मिलता है। और हर कटिंग के बाद 30 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है प्रति हेक्टेयर की दर से जो है खेत में मिलाना चाहिए। तो इस तरह से जो है साल भर में आप 6 से 8 बार इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो इससे जो है वर्ष भर आपको हरा चारा प्राप्त होता रहता है। और ज़्यादातर ये एक बार रोपने के बाद जो है 4 से 5 साल तक जो है ये इससे चारा मिलता रहता है। फिर बाद में जो है फिर से खेत तैयारी करके नए सिरे से इसकी जो है रोपाई करनी चाहिए। नेपियर घास उगाने से किसानों को होने वाले फायदे हैं जो कि इस प्रकार से हैं। कम पानी में तेजी से पैदावार, चारे की गुणवत्ता अच्छी, हरे चारे का अधिक उत्पादन, कीट और रोगों का प्रकोप नहीं होता तथा पशुओं के लिए वर्ष भर हरा चारा मिलता रहता है। इस प्रकार जो है शंकर नेपियर जो है हमारे पशुओं के लिए जो है बहुत अच्छा रसीला और पौष्टिक चारा है। और एक जानवर को कम से कम अगर 20 से 25 किलोग्राम हरा चारा मिल जाता है तो उसको जो है सूखे चारे के साथ अगर इतना हरा चारा देते हैं तो स्वच्छ रहेगा, स्वस्थ रहेगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम दतियागढ़, जिला बस्तर के कृषक हिम्मत खरे ने। या मधुमक्खियों की देखरेख के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो हिम्मत खरे जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश।
आज आपको मधुमक्खी पालन के बारे में संक्षिप्त में थोड़ा सा बताएंगे कि इससे क्या क्या लाभ है और कैसे करना चाहिए। तो मधुमक्खी पालन ये जो होता है, इसकी करीब 4 प्रजातियां हमारे देश में पाई जाती है, जिसमें मुख्य रूप से जिसमें अधिक से ज़्यादा शहद बनती है वो है इटालियन मधुमक्खी होती है। इसका जो कैपेसिटी होता है कम से कम 35 से 40 किलो प्रति ईयर के हिसाब से प्रति बॉक्स इसमें प्राप्त होते हैं। तो मुख्य रूप से जो मधुमक्खियाँ होती है वो जहाँ पे हम इस फसल में या बागवान के पास रखते हैं, कम से कम 3 किलोमीटर इसके यानी 6 किलोमीटर जहाँ पे रखते हैं 3 किलोमीटर परिधि में इसका ये परागण करती है। परागण करने से क्या होता है कि फसल में उत्पादन बढ़ता है, यानी 20 से 25% आपको उत्पादन बढ़ता है। मधुमक्खी पालन एक लघु व्यवसाय है जिससे शहद एवं मोम प्राप्त होता है। यह एक ऐसा व्यवसाय है जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का पर्याय बनता जा रहा है। इस व्यवसाय के लिए 4 तरह की मधुमक्खियां इस्तेमाल होती हैं: एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका, एपिस डोरसाला और एपिस फ्लोरिया। शहद उत्पादन के लिए एपिस मेलिफेरा मक्खियां ही अधिक शहद उत्पादन करने वाली और स्वभाव की शांत होती हैं। इन्हें डिब्बों में आसानी से पाला जा सकता है। इस प्रजाति की रानी मक्खी में अंडे देने की क्षमता भी अधिक होती है। इसके जो वैक्स होते हैं, इसमें वैक्स मधुमक्खियाँ बनाती है, उसके वैक्स से भी हम फायदे ले सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से 3 तरह के जो इसमें फायदे हैं। तो हम मधुमक्खी पालन करने से अगर इसके जैसे हम अभी इसको किसानों को दे रहे हैं, इसको बढ़ावा देने के लिए, और आप अगर किसान भाई 50 बॉक्स अगर आप इसको रखते हैं तो आपको राज्य सरकार की ओर से आप सब्सिडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन के लिए लकड़ी का बॉक्स फ्रेम, मुंह पर ढकने के लिए जालीदार कवर, दस्ताने, चाकू, शहद रिमूविंग मशीन, शहद इकट्ठा करने के लिए ड्रम आदि उपकरणों की जरूरत होती है। मधुमक्खी पालन के लिए कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे जहां मधुमक्खियां पाली जाएं, उसके आसपास की जमीन साफ सुथरी होनी चाहिए। आसपास पुष्पीय पौधों की उपलब्धता के बाद ही मधु बॉक्स को रखें। बड़े चींटे, मोम भक्षक कीड़े, छिपकली, चूहे, गिरगिट तथा भालू मधुमक्खियों के दुश्मन हैं। इनसे बचाव के लिए किसानों को पर्याप्त बचाव उपाय अपनाने चाहिए। मधुमक्खियां 3 किलोमीटर तक पराग और पुष्प रस इकट्ठा करती हैं, इसलिए वर्ष भर अगर मधुमक्खी पालन करना है तो वर्ष भर पुष्पीय पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित कर लें। शांत जगह का चुनाव करें। बरसात में पुष्पीय पौधों की उपलब्धता में कमी आ जाती है, इसलिए मधुमक्खियों को अलग से फीडिंग कराई जाती है, जिसमें चीनी का शीरा देते हैं, जिससे इनका सर्वाइवल होता रहता है। तो इस तरह से हम खेती के साथ साथ खेती का अधिक उत्पादन हो, और बदलते परिवेश में अगर हम एक चीज़ों पे आश्रित रहते हैं तो उसमें नुकसान होने की संभावना अधिक होती है। तो खेती के साथ साथ समेकित प्रबंधन में हम मधुमक्खी पालन करें तो हमें इसमें उत्पादन के साथ साथ शहद मिलती है। शहद के साथ मधुमक्खी का भी हम इसको बेच करके पैसे कमाते हैं। इसका जो रॉ मटेरियल होती है, गोंद होता है, उसको भी हम बेचते हैं। तो इस तरह से हमें कम से कम 3-4 तरह के मधुमक्खी पालन से फायदे होते हैं। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप मधुमक्खी पालन खेती के साथ साथ पशुपालन के साथ साथ कर सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।